हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्रशांत भैया, उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले जो है हमने श्वसन चैप्टर जो है बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर जिसका नाम है श्वसन, इससे पहले हमने उसको 2 लेक्चर में जो है खत्म कर दिया, 2 पार्ट में। आज हम उसी का वन शॉट देखेंगे, ठीक है। वन शॉट का फायदा तभी होता है जब आप इससे पहले वाली जो वीडियो है, जो जितने भी पार्ट हो उसके जितने में खत्म हुए हो वो पहले देखो, फिर ही वन शॉट का ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे श्वसन के बारे में। ये उसका वन शॉट ही है। आज इस वीडियो में श्वसन खत्म, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाली 2 वीडियो नहीं देखी हो तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको जाके देख लो, फिर ये श्वसन देखना अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो श्वसन बेसिक लेवल बुक में पढ़ना क्या है। श्वसन में पहले तो पढ़ना है श्वसन के प्रकार, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। फिर पढ़ना है पौधों में श्वसन, जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में भी जो मानव में श्वसन है उसी के श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है, बस, ठीक है। तो मैं लिख कर डायग्राम से बताता हूं आपको। पढ़ना जैसे श्वसन, श्वसन, ठीक है। श्वसन में भी पहले तो पढ़ना श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। श्वसन जो है 2 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 2 प्रकार के, 2 प्रकार। लिख भी देता हूं। 2 प्रकार के जो होते हैं, एक होता है वायवीय तथा दूसरा होता है अवायवीय। वायवीय श्वसन तो दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, ठीक है। अब देखो, अब श्वसन और अवायवीय श्वसन, ये जो श्वसन है, श्वसन मतलब होता है कोशिका के अंदर पचे भोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ के ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या है, श्वसन, ठीक है। अब ये है वायवीय श्वसन तथा ये अवायवीय श्वसन। श्वसन को 2 भागों में बांट दिया गया है। आपके बोर्ड में भी सीधे यही क्वेश्चन आता है कि वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखे, या फिर श्वसन क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन के बारे में। वायवीय श्वसन में क्या होता है, नाम से जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें वायवीय श्वसन है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, यानी कि यह O2 की उपस्थिति में होता है। और अवायवीय श्वसन मतलब यह O2 के अनुपस्थिति में होता है, ठीक। यह सीधा लिखता हूं कि वन शॉट है, इसमें ऐसे ही, नहीं तो फिर ज्यादा लेक्चर बड़ा हो जाएगा। O2 के उपस्थिति में, O2 के उपस्थिति में, और यह O2 के अनुपस्थिति में, O2 के अनुपस्थिति में। अवायवीय श्वसन क्या होता है, O2 के अनुपस्थिति में। वायवीय श्वसन है ये 2 चरण में होता है, और जो अवायवीय श्वसन है वो 1 चरण में होता है। यह होता है 1 चरण में अवायवीय श्वसन। ये चलो पहले यही लिख देता हूँ, 2 चरण में। तो फिर बोलोगे कि यार ये भैया तुम सीक्वेंस खराब कर देते हो। 2 चरण में, 2 चरण में, और ये 1 चरण में, ठीक है। जो वायवीय श्वसन है इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त होती है, और जो अवायवीय श्वसन है इसमें ऊर्जा कम मात्रा में मुक्त होती है। अधिक मात्रा में ऊर्जा, अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त, ऊर्जा मुक्त, कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त, कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त। जो वायवीय श्वसन है, ये जो वायवीय श्वसन है यह कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन है यह सिर्फ कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। यह माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव दोनों में होता है, जबकि यह स्टिक का मतलब है दोनों में होता है, ठीक है। और यह सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में, सॉरी कोशिका द्रव्य में, सिर्फ कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव में, ठीक है। अवायवीय श्वसन क्या होता है? यह सिर्फ कोशिका द्रव्य में होता है। श्वसन जो है यह ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ठीक है। कैसी प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। श्वसन कैसी प्रक्रिया है? श्वसन ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। तो श्वसन के उत्पाद जब को श्वसन हो जाता है तो इसके फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है? ऊर्जा तथा ऊष्मा प्राप्त होता है हमें, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, प्राप्त ऊर्जा प्लस ऊष्मा, ठीक है। इससे क्या प्राप्त होता है? हमें ऊर्जा तथा ऊष्मा प्राप्त होता है तथा यह ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ठीक। अब यही श्वसन पढ़ना है किसमें? पौधों में। पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन। फिर पढ़ना है जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन। पौधे में श्वसन होता है, जंतुओं में श्वसन। पहले मैं बताता हूं आपको पौधे में श्वसन क्या है। पौधे भी श्वास जब लेते हैं, पौधे उसमें भी सांस लेने की क्रिया होती है। तो जो पौधे सांस लेते हैं वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। पौधे क्या लेते हैं? ऑक्सीजन ही लेते हैं तथा ऑक्सीजन लेते हैं एवं CO2 मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। अच्छा, जैसे पौधे O2 ले रहे थे, CO2 मुक्त कर रहे हैं, तो क्या जैसे हम इंसान में सांस लेने के लिए विशेष अंग तंत्र होते हैं, क्या पौधे में भी ऐसा होता है? नहीं, पौधे में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान, ये सब गैसों का जो आदान प्रदान सांस लेने के लिए रंध्र या वात रंध्र होते हैं, ठीक है। उसी से पौधे अपना सांस लेते हैं। इनमें कोई खास अंग या अंग तंत्र नहीं होता है, ठीक। रंध्र या वात रंध्र द्वारा श्वसन होता है, ठीक है। रंध्र या वातरंध्र द्वारा जो है श्वसन होता है। पौधे में श्वसन के लिए कोई खास अंग या अंग तंत्र नहीं होते हैं, यह रंध्र या वातरंध्र द्वारा ही अपनी श्वसन की क्रिया पूरा करते हैं। देखो, इसमें भले ही मैं एक ही बोर्ड पे जो है सब लिखवा दे रहा हूँ, वैसे हर बार एक ही बोर्ड पे लिखवाता हूँ, बस उसको रफ करके, मतलब इतना मैं सब लिख रहा हूँ क्योंकि वन शॉट है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया ना लेक्चर जो कंप्लीट किया, उसमें अच्छे से इसको पौधों के बारे में अलग, ये अवायवीय श्वसन, इस सब के लिए अलग जो है बार बार मैं लिखवाया हूँ, ठीक है। तो आप अगर अच्छे से जानना हो तो पहले वो वीडियो देख लो, ये तो बस उसका रिकॉल है, रिवाइज है। अब देखें जंतुओं में श्वसन, ठीक है, इसके मिटाए के, ठीक है। अब देखते हैं जंतुओं में श्वसन। तो अभी हम देखेंगे जंतुओं में श्वसन। उससे पहले जंतु जो श्वसन अंग है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ग्लूकोज के विखंडन का पथ है, पहले यही बता देता हूँ। चलो, जब ग्लूकोज जो है, जिसको C6H12O6 उसका जो सूत्र होता है ग्लूकोज का, जब वो 6 कार्बन अणु होता है, जब वो ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पहुंचता है तो पाइरुवेट प्लस ऊर्जा में टूट जाता है, ठीक है। अब वहां से पाइरुवेट प्लस जो ऊर्जा है वहां O2 के उपस्थिति या अनुपस्थिति तथा O2 के अभाव में उसके टूटने के 3 पथ है, ठीक है। जब O2 की अनुपस्थिति में, जब यानी कि ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन नहीं हो, आवश्यकता तो है बट वो नहीं है, ठीक, तब
वो इथेनॉल प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये प्रक्रिया होती है ईस्ट में, ठीक है। और जब O2 के अभाव मतलब होता है कि ऑक्सीजन तो है बट कम है, तो ऑक्सीजन के अभाव में टूटता है मांसपेशियों में, तो बनता है लैक्टिक अम्ल। यही वही लैक्टिक अम्ल है जब जब हम अत्यधिक व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज कर लेते हैं, जब बहुत ज्यादा दौड़ लेते हैं, तो क्या होता है हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, मतलब वो दर्द करने लगती है। तो यही O2 के अभाव में वही लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो चुका होता है हमारी मांसपेशियों में, जिस वजह से दर्द होता है, ठीक है। अब O2 की उपस्थिति में ये टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है O2 के उपस्थिति में। तब बनता है CO2 H2O प्लस ऊर्जा। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2 मतलब जल पानी तथा ऊर्जा, ठीक है। जो ये प्रक्रिया है ये जो कब O2 के अनुपस्थिति वाली, O2 के अनुपस्थिति में कहाँ होता है, ईस्ट में, तो क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। इसी प्रक्रिया को किण्वन बोलते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं, चलो किण्वन, ठीक है। इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, किण्वन। मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन से इथेनॉल बनना क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। O2 की अनुपस्थिति में O2 के अनुपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन किण्वन कहलाता है, तथा यह ईस्ट में, देखो ये ईस्ट में हो रहा है। जो इधर लिखा ना लाइन के एक साइड, ये में मतलब मांसपेशियों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। O2 की अनुपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन, पाइरुवेट का विखंडन किण्वन कहलाता है, का विखंडन किण्वन कहलाता है, किण्वन कहलाता है। यह ईस्ट में होता है। कहाँ होता है, यह ईस्ट में होता है, ठीक है। यह ईस्ट में होता है। अभी हो गया ग्लूकोज के जो विखंडन का पथ्य खत्म। अब आते हैं जंतुओं में श्वसन। उससे पहले कुछ जंतुओं के मैं श्वसन अंग के बारे में बता देता हूं। ये जंतु और इधर लिखा है मैंने उसके श्वसन अंग। अमीबा पैरामीशियम जो सूक्ष्म जीव है, जैसा अमीबा हो गया, पैरामीशियम, इनमें श्वसन जो है इनके शरीर सतह द्वारा होता है, ठीक है। केचुआ, इसमें श्वसन त्वचा द्वारा। कीट जैसे तिलचट्टा वगैरह, इनमें ट्रेकिया या श्वास नली। ये तिलचट्टा वाला बहुत बार पूछा गया आप में कि तिलचट्टा किसके द्वारा, उसका श्वसन अंग क्या है, तो क्या है, ट्रेकिया, या फिर उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं। मछली किससे सांस लेती है, मछली गिल्स द्वारा। जो उसको होता है ना यहाँ पे गलफड़ा, उर्दू में उसको गलफड़ा बोलते हैं, और हिंदी में से क्लोम छिद्र बोलते हैं, और इंग्लिश उसका क्या है, गिल्स। मछली किससे लेती है, गिल्स द्वारा। जो मकड़ी तथा बिच्छू है वह उसके जो श्वसन अंग है उसको बोलते हैं पुस्तक फुफ्फुस, यानी कि बुक लंग्स, इंग्लिश में बोलते हैं बुक लंग्स। मेढक बहुत अजीब प्राणी है यार। इसमें तीनों द्वारा होता है, मतलब स्थलीय, भूमिगत और टेडपोल। टेडपोल वो एक अवस्था है, मतलब तीनों द्वारा होता है, जैसे कि फेफड़ा, त्वचा तथा गिल्स, ठीक है। जब मेढक स्थल पे होता है, जमीन पे होता है, तब वह फेफड़ा से सांस लेता है। जब वो भूमिगत यानी कि भूमि के नीचे निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, तब वह त्वचा द्वारा सांस लेता है। और जब वो टेडपोल अवस्था में होता है, तब वह गिल्स द्वारा सांस लेता है। टेडपोल वही अवस्था है जब मेढक भी मछली जैसा दिखता है, छोटा छोटा, ठीक है। और स्तनधारी जैसे जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनमें श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है, ठीक है। अभी
इस चैप्टर में हमें इस फेफड़ा के बारे में पढ़ना है। इस फेफड़ा के डायग्राम बना के मैं आपको बताता हूँ, और उसमें कुछ अंग होते हैं फेफड़ा में जो हमारे क्या करते हैं, श्वसन में भाग लेते हैं। उन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र बोलते हैं, मानव का श्वसन तंत्र। वही पढ़ना है, लास्ट टॉपिक है आप में। उसके बाद ये चैप्टर का हो जाएगा सफाया। अभी हम देखेंगे मानव के श्वसन अंग के बारे में, ठीक है। मानव के श्वसन अंग, या फिर बोल सकते हैं इसको श्वसन अंग नहीं, श्वसन तंत्र। अंग तो मैंने बताया ही था, फेफड़ा। श्वसन तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र मतलब क्या होता है? मतलब कि जो श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अंग हैं, जैसे नाक हो गया, श्वास नली हो गई, नाक, ग्रसनी, श्वास नली, फिर ऐसे बटा है जो जिसको श्वसनी बोलते हैं, फिर वो श्वसनी का वायु कोष्ठक, ये सब क्या है? ये सब मिल के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक। अब देखो, ये जो है नासा गुहा, ये क्या है? एक एक करके मैं सबके बारे में बताता हूँ। जो है नासा गुहा, जो नाक के दोनों छेद है, ये पीछे गुहा में खुलते हैं, जिसे बोलते हैं क्या? नासा गुहा। इसके दीवार पे रोम तथा श्लेष्मा ग्रंथि होती है, ठीक है। जो जब भी हम सांस लेते हैं ना, जब भी सांस लेते हैं तो क्या करता है, हवा में जितने भी छोटे छोटे धूल कण मौजूद होते हैं, जो रोम होते हैं ना नसा गुहा में, बाल छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं तो जो भी धूल कण जाते हैं उसको चिपकाते हैं, और जो उससे नहीं चिपक पाते हैं वो श्लेष्मा ग्रंथि, जो स्राव होता है जिसे श्लेष्मा बोलते हैं, उसे वो चिपका लेता है। यानी कि जो नसा गुहा है यह हवा को शुद्ध करता है, हवा को स्वच्छ बनाता है, ठीक है। अब आता है ग्रसनी। ग्रसनी क्या करता है? ये जो हमारा मुंह गुहा है, मुंह, इसके पीछे ग्रसनी होती है। नसा गुहा से जब हम जब सांस लेते हैं तो आता है नसा गुहा में, वहां से ग्रसनी में। ग्रसनी दो छेद में खोलती है, एक कंठ द्वार और दूसरा निगल द्वार। जब ये पहले आप वो अगर नहीं देखे वन शॉट ही देख लो डायरेक्ट, तो एक बार पहले आप इसके वीडियो लेक्चर देख लो, फिर इसका वन शॉट देखना, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं बस इस सब के बारे में बता दूंगा, वहां पे मैंने अच्छे से लिखवाया भी है, सिर्फ बताया नहीं, लिखा भी है खुद से भी, ठीक है। तो ग्रसनी हो गई। अब आती है श्वास नली। ग्रसनी के बाद यहां से यहां तक जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? श्वास नली। ये है श्वास नली। अब श्वास नली में जो ब्लू ब्लू स्केच से मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं अपूर्ण वलय। ये अपूर्ण वलय क्या करते हैं? श्वास नली को पिचकने से बचाते हैं, ठीक है। अपूर्ण वलय, वलय मतलब होता है पूरा रिंग, अपूर्ण वलय मतलब होता है आधा रिंग, ठीक। वह अपूर्ण वलय क्या करते हैं? श्वास नली को पिचकने से, कि आपस में पिचक ना जाए, जिससे अगर पिचक जाएगा, अगर नहीं रहता तो पिचक जाता, न सांस ले पाते न सांस छोड़ पाते तो आदमी मर जाता भाई। तो वो क्या करते हैं? इसको पिचकने से बचाते हैं, ठीक है। ये क्या है? उपास्थि के बने अपूर्ण वलय होते हैं ये हो गई श्वास नली। अब श्वास नली आगे आकर दो भागों में बढ़ जाती है और दोनों फेफड़े में प्रवेश करती है। इसको बोलते हैं क्या? श्वसनी। ये श्वसनी क्या करती है? श्वास नली आगे आके दो भागों में बढ़ जाएगी, उसे श्वसनी बोलते हैं। अब ये श्वसनी भी ऐसे पतले पतले शाखाओं में, नलिकाओं में बढ़ जाती है, जिनको क्या बोलते हैं? श्वसनिकाएं बोलते हैं, ठीक है। जो श्वसनी होती है वो भी आगे आकर पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं श्वसनिकाएं। तथा इन श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे पर, ये सब सबसे आखिर में जो ऐसे ब्लैक ब्लैक करके बनाया ना मैंने, ये सब क्या है? इसे बोलते हैं वायु कोष्ठक या फिर वायु कुपिका बोलते हैं, ठीक है। अब पहले मैं बताता हूँ फेफड़ा के बारे में, फिर इस डायफ्राम के बारे में उसके बाद बताऊंगा। ये जो फेफड़ा है, यह दोहरी झिल्ली की बनी एक गुहा में स्थित रहता है, जिसे प्लूरल गुहा बोलते हैं। उस गुहा में प्लूरल द्रव्य भरा होता है, जो इस फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब ये बताता हूँ इस डायफ्राम के बारे में। जो यहाँ से ऐसे ब्लू कलर की लाइन मैंने बनाई है ऐसे, ये क्या है? ये है डायफ्राम। डायफ्राम का क्या काम है? जब भी हम सांस लेते हैं ना, तो ये डायफ्राम नीचे चला जाता है, ठीक है, जिससे वक्ष गुहा का, जो जहाँ फेफड़ा स्थित रहता है उसको वक्ष गुहा बोलते हैं, वहां का आयतन बढ़ जाता है, जिससे फेफड़े का भी आयतन बढ़ता है तो दाब घटता है। इसी घटे दाब को पूरा करने के लिए जो ऑक्सीजन युक्त हवा है बाहर वायुमंडल में, वो नाक द्वारा हमारे फेफड़े में आती है, ठीक है।
और जब ये फेफड़ा फिर ऊपर चढ़ता है, सॉरी डायफ्राम जब ऊपर चढ़ता है तो फेफड़ा क्या होता है, दबता है, जिससे इसका आयतन घटता है और इसके ऊपर दाब बढ़ता है, जिससे जो CO2 युक्त हवा हमारे फेफड़े में भरी होती है, सांस लेने के बाद जब हम सांस छोड़ते हैं, CO2 युक्त हवा है, ये क्या होती है, फेफड़े से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये श्वसन की क्रिया विधि में इस डायफ्राम का बहुत उपयोग होता है। मतलब कि सांस लेने या छोड़ने की क्रिया में जो 70% काम जो करता है वो डायफ्राम करता है। ठीक है, 70%। और ये फेफड़ा के बारे में मैंने बताया है आपको कि ये प्लूरल गुहा में स्थित रहता है, जो दोहरी झिल्ली युक्त होती है, उसमें प्लूरल द्रव्य भरा होता है। ठीक, अब यही डायफ्राम वाली चीज को मैं बताता हूँ फिर से। सांस श्वसन की क्रिया विधि, श्वसन की क्रिया विधि। श्वसन की क्रिया विधि, श्वसन की क्रिया 2 चरण में पूरा होती है। एक जिसका नाम है प्रश्वास, तो दूसरा जिसका नाम है उच्छ्वास। ठीक है, इसके 2 चरण होते हैं, 2 चरण में होती है, 2 चरण में। एक जिसका नाम है प्रश्वास, प्रश्वास, तो दूसरे का नाम है क्या, उच्छ्वास। प्रश्वास में क्या होता है, प्रश्वास मतलब सांस को अंदर लेना। तो जब भी हम सांस को अंदर लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, ऐसे नीचे चला जाता है। जब डायफ्राम नीचे जाता है तो फेफड़े, बताया मैंने, फेफड़े का आयतन बढ़ता है। वही सब बातों को मैं लिख देता हूं। डायफ्राम, डायफ्राम नीचे, डायफ्राम नीचे मतलब डायफ्राम नीचे गया, वन शॉट है थोड़ा थोड़ा। डायफ्राम नीचे गया, जिससे वह फेफड़े का जो है क्या है, आयतन, फेफड़े का आयतन, फेफड़े का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। एक बात याद रखना, आयतन बढ़ेगा दाब घटेगा, आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है तो दाब घट जाता है। दाब, फेफड़े के ऊपर का दाब, दाब घट जाता है। आयतन बढ़ा तो दाब क्या होगा, दाब घटेगा, दाब घट गया। ठीक है, तीर नीचे मतलब घट रहा है, ऊपर मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, फेफड़े का आयतन बढ़ा, दाब घट गया, जिससे O2 यानी कि ऑक्सीजन युक्त हवा हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है। वायुमंडल से, वायुमंडल से O2 युक्त हवा फेफड़े में आना, फेफड़े में आना। प्रश्वास में क्या होता है, डायफ्राम नीचे कर सकता है, जिससे फेफड़े का आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, दाब घट जाता है, जिससे क्या होता है, वायुमंडल से O2 हवा हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है, आती है। उच्छ्वास में क्या होता है, इसके जस्ट उल्टा है, डायफ्राम ऊपर चढ़ता है, डायफ्राम ऊपर, ठीक है, फेफड़े का आयतन घटता है। जैसे मैंने बताया था, आयतन बढ़ने से दाब घटता है और आयतन घटने से दाब बढ़ता है। आयतन, इसमें आयतन घटता है, फेफड़े जब ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है, डायफ्राम ऊपर चढ़ता है तो आयतन घट जाता है। इसका मतलब बताया ना, तीर के सिंबल नीचे मतलब नीचे मतलब घट रहा है। और दाब, क्या लिखते हैं, दाब, दाब क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा। ठीक है, दाब बढ़ता है, जिससे क्या होता है, फेफड़े की CO2 युक्त हवा बाहर आ जाती है। फेफड़े में मौजूद, फेफड़े में मौजूद CO2 युक्त हवा, हवा बाहर आना, बाहर आना। CO2 युक्त हवा क्या होती है, बाहर आ जाती है।
अब देखो एक चीज बताता हूँ। जब भी हम सांस लेते हैं, ये जो वायु को कुपिका है ना, वायु कोष्ठक बोलते हैं इसको, जब हम सांस लेते हैं ना तो हमारे शरीर में क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। इन्हीं वायु कुपिकाओं में बहुत पतले पतले क्या होते हैं, रक्त की केशिका होती है, जिसमें रक्त भरा होता है। और रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। रक्त लाल होने का रीजन भी हीमोग्लोबिन ही है। तो वही हीमोग्लोबिन वायु के ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, तथा उस सभी ऑक्सीजन को पूरे कोशिकाओं में बांट देता है, तथा कोशिका में जो CO2 बना होता है श्वसन के बाद उसको लाता है, फिर इसी वायु कोष्ठक में छोड़ देता है। और जब हम सांस बाहर करते हैं तो सभी CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक है। जब हम सांस लेते हैं यानी कि जब प्रश्वास होता है, प्रश्वास के दौरान क्या होता है कि वायुमंडल से हवा जाती है, उसमें नाइट्रोजन ये जाता है 78%। ठीक है। ऑक्सीजन जाता है 21%। मतलब कि जितना हवा में उपस्थित रहता है वही जाता है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये जाता है 0.03%। ठीक है, प्रश्वास के दौरान। और जब उपश्वास होता है, जब सांस छोड़ते हैं, तब नाइट्रोजन एज इट इज नाइट्रोजन का उपयोग नहीं होता है, वो उतना ही निकल जाता है। ठीक है, 78% बाहर निकल जाता है। O2 यानी कि ऑक्सीजन 21% जाता है और 17% वापस आ जाता है। 4% का उपयोग होता है, 17% बाहर आ जाता है। और जो CO2 है जो 0.03% है, यह 4% बाहर आती है। CO2 यह 4% क्या होता है, बाहर आता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 0.03% CO2 जाता है। जब सांस छोड़ते हैं तब नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 17% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4% बाहर आता है। ये रही श्वसन की क्रिया विधि, ये मानव का श्वसन तंत्र। बस हो गया आपके चैप्टर का द एंड, कैपिटल द एंड। ठीक, इस चैप्टर क्या हो गया, द एंड। तो मिलते हैं आपको इसके और एक लेक्चर और बेहतरीन लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मन लगा पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।